गुड इवनिंग। आज हम कक्षा 7वीं का भूगोल अध्याय 5 जल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम जल सुनते हैं, है ना, जल शब्द सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जल के बारे में समस्त चित्र होता है, हमारे मस्तिष्क सामने उभर आती है। जैसे नदी का जल, नाले का जल, तालाब का जल, नल का जल, गड्ढे में बरसात का जल, जल में हम जो खेलते हैं, ठीक है। तो जल कहने का अर्थ है इस पृथ्वी में मौजूद सभी प्रकार के जल को हम लेते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है, इसमें जल और सूर्य के ताप के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये है आपका सूर्य, ठीक है, ये है आपका सूर्य। आप जानते हो सूर्य एक तारा है, एक आग का गोला है जिससे लगातार प्रकाश और ऊर्जा निकलती रहती है। हमको ताप प्राप्त होती है, हमको गर्मी प्राप्त होती है, इससे होती है सूर्य से। ये आपका समुद्र है, ठीक, समुद्र मान लें या नदी मान लें, ये हमारा समुद्र है। तो सूर्य के ताप के कारण सूर्य का ताप अबाध रूप से समुद्र के ऊपरी सतह पर पड़ता है ना, समझते रहिएगा। तो जब ये ताप समुद्र की ऊपरी सतह पर पड़ता है तो ऊपरी सतह पर स्थित जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वह हल्की होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। घर में आप देखे होंगे, जब हम चूल्हा में खाना बनाते हैं तो जब हम आग गर्म करते हैं तो वहां से धुआं निकलता है। उस धुएं में कुछ, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े के राख सब उड़ते रहता है। ठीक इसी तरह जब सूर्य की तीव्र प्रकाश या सूर्य के तेज ताप के कारण नदी के ऊपर का सतह या महासागर के ऊपर के सतह का जल गर्म होती है और वाष्प के रूप में वह ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। आप मेला में देखे होंगे गुब्बारे वाला आता है ना। कुछ गुब्बारे ऐसे होते हैं, देखिए, हम एक गुब्बारा में हम सांस देते हैं, वो भरता है, लेकिन वो गुब्बारा हवा में नहीं उड़ता है, उसको हम हाथ में रखे रहते हैं, थोड़ी देर में फट जाता है। लेकिन हम एक ऐसे गुब्बारा भी देखे हैं जिसको भरने के बाद यदि हम हाथ से छोड़ दिए तो वो ऊपर की ओर जाते जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसमें जो गैस भरी होती है वह हम जो सांस देते हैं ऑक्सीजन, उससे हल्की होती है, इसलिए वह हवा में उड़ते रहती है। ठीक इसी तरह जब यहाँ का महासागर के सतह का ऊपरी भाग गर्म होकर यहाँ का जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, यह क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्रिया क्या है? सूर्य के ताप के कारण सागर का सतह का जल गर्म होकर जल वाष्प के रूप में ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, यह घटना कहलाती है वाष्पीकरण। अब जल की छोटी छोटी बूंदें जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, वैसी छोटी छोटी बूंदें हवा के साथ ऊपर की ओर उड़ती जाती हैं। ऊंचाई में जाने पर क्या होता है, जब जैसे वो जल वाष्प की बूंदें अधिक ऊंचाई में पहुंचती है, उसके आसपास का तापमान ठंडा होता है, जिस कारण से जो वाष्प की बूंदें पुनः जल की बड़ी बड़ी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। ठंडा होने पर यह जो वाष्प की छोटी छोटी बूंदें हैं, ये बड़ी बूंदें का आकार लेता है। फलस्वरूप यह किसका निर्माण करता है जी? बादलों का निर्माण करता है। यह क्रिया कहलाती है संघनन। यह क्रिया क्या कहलाती है? संघनन, ठीक है। जैसे हम फ्रीजर में देखे होंगे, फ्रिज रखे हैं तो जब हमको बर्फ बनानी रहती है तो बर्फ ट्रे में हम डाल देते हैं बर्फ को, फिर उसको फ्रिज के अंदर डाल देते हैं तो क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है।
तो यहां से जो हवा की बूंदें उठी ये यहाँ पर गर्म रहती है, लेकिन जैसे ही हवा की बूंदें जल के साथ ऊपर की ओर उड़ती हैं धीरे धीरे जाके ठंडी हो जाती हैं, जिस कारण से यह पुनः बादलों का निर्माण कर लेती है। और यह क्रिया क्या कहलाती है बेटा? यह क्रिया कहलाती है संघनन। और जब जल की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अपना भार को सहन नहीं कर सकती, इसलिए वह किस रूप में? वर्षा के रूप में, बर्फ के रूप में, या वर्षा और बर्फ के रूप में पुनः समुद्र या धरती पर गिरती है। तो इस प्रकार से जो चक्र प्राप्त होता है यह चक्र क्या कहलाता है? यह चक्र कहलाता है जल चक्र या वाटर साइकिल। जैसे हमारी मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यकाल, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये हमारा जीवन चक्र है। ठीक इसी प्रकार से जल का भी चक्र होता है। ठीक पहले सूर्य के प्रकाश के कारण महासागर का ऊपरी सतह का गर्म होना, फिर वाष्पीकरण होकर ऊपर की ओर उठना, फिर वह ऊंचाई में संघनित होना, फिर बादल बनना, फिर वर्षा के रूप में पुनः समुद्र पे गिरना। तो ये जो चक्र चलते रहता है यह चक्र क्या कहलाता है? यह चक्र कहलाता है जल चक्र। तो इन सब का वाष्पीकरण का या वर्षा होने का प्रमुख कारण है सूर्य का ताप। ठीक है, तो ये जो क्रिया कहलाती है यह क्रिया कहलाती है बेटा जल चक्र कहलाती है। अब हम जल के 2 स्रोत होते हैं। धरती में जल के 2 स्रोत होते हैं। एक होता है अलवण जल जिसमें नमक नहीं होता, जिसमें साल्ट नहीं होता, जो हमको नमकीन नहीं लगता, और एक होता है लवणीय जल जिसमें हमको नमक होता है, जिसको हमको खारा लगता है, जो हमको नमकीन लगता है। तो लवण जल कहाँ कहाँ के होते हैं? महासागर और समुद्र का जल। जितने भी महासागर और समुद्र का जल है इतनी विशाल राशि है, लेकिन हम उसको पी नहीं सकते क्योंकि वो क्या होता है बेटा? खारा और नमकीन। अब समस्या ये है कि किस कारण से खारा होती है? तो उसका प्रमुख कारण है समुद्र के जल में ठीक एक यौगिक मिलता है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl, या खाने का नमक। सोडियम क्लोराइड के कारण समुद्र का या महासागर का जल लवण युक्त होता है, इसलिए हमको नमकीन लगता है, खारा लगता है। ठीक इसकी विपरीत अलवण जल, नदी का जल, झील का जल, झरने का जल, ये नमकीन नहीं होते, इसलिए अलवणीय जल कहलाते हैं। तो जल के 2 स्रोत हैं, लवण और अलवण। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जल मंडल पढ़ रहे हैं, तो आइए हम विश्व के मानचित्र में हम प्रमुख सागर, प्रमुख समुद्र, प्रमुख झील और प्रमुख नदियां के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास 7 महाद्वीप हैं। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये अपना एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में तो ठीक है पूरा बर्फ है, यहाँ तो मानव रहता नहीं है, तो हमको मुख्यतः 6 महाद्वीप के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए ठीक है पश्चिम से शुरू करते हैं। ये है अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप में ठीक है सबसे उत्तर की ओर यहाँ पर आपको 2 छोटा छोटा हरा दिख रहा होगा, गोल क्या हुआ? ये झील है। तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में हम 2 झील पढ़ते हैं। एक का नाम है ग्रेट बियर झील, दूसरे का नाम है ग्रेट स्लेव। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर 5 झील है, लेकिन हमको यहाँ पर केवल 3 झील पढ़ना है। ठीक है, इसको ग्रेट लेक से कहते हैं। इन तीनों झील का क्या क्या नाम है? एक का सुपीरियर झील, दूसरा का मिशिगन, तीसरा का ह्यूरॉन। ठीक है, ये सुपीरियर झील है 1 नंबर, ये 2 नंबर मिशिगन झील है, ये 3 नंबर ह्यूरॉन झील है। तो चौथा ये नदी पढ़ते हैं। ठीक है, इस नदी का नाम है बेटा मिसिसिपी। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन। ये जो नदी है 4 नंबर का, इस नदी का नाम है मिसिसिपी। और यहाँ ये पूरा महासागर है ना, ये पूरा प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है। तो ये जो 5 नंबर है जो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच है, ये 5 नंबर है बेटा कैरिबियन सागर। आप पुस्तक में देखेंगे पृष्ठ क्रमांक 31 में। ठीक है, 31 में दिया है, आप देख सकते हैं।
ये ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेप, सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, मिसिसिपी, ये आपका है कैरिबियन सागर। ठीक है, जहां से याद कीजिए क्रिस गेल, क्रिस गेल का तो नाम सुने ही होंगे, है ना, लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज। उसको क्या कहते हैं जी, ये कैरिबियन खिलाड़ी है, ये कैरिबियन खिलाड़ी है। तो यहाँ पर बहुत सारे द्वीप देश हैं बेटा, उन सबको मिला के वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो यहाँ पर ये कैरिबियन सागर है। ये 6 नंबर देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका का, ये आपका अमेजन नदी है। ठीक, ये आपका क्या नदी है बेटा, अमेजन नदी है। अब आते हैं, ये आपका यूरोप महाद्वीप हो गया, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच सकरा जगह में जो सागर है, इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। इसको हम कहते हैं भूमध्य सागर। यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमध्य सागर है, 7 नंबर जो लिखा है बेटा। और भूमध्य सागर के अंदर में एक और सागर है 8 नंबर का, इसको कहते हैं काला सागर, ब्लैक सी कहते हैं। ठीक, फिर ब्लैक सी के ऊपर एक नदी पढ़ेंगे, इस नदी को कहते हैं डेन्यूब नदी। ठीक, तो हम यूरोप में 3 चीज पढ़े, भूमध्य सागर है, काला सागर है, डेन्यूब नदी है। ठीक, अब आते हैं 10 नंबर। ये है आपका बेटा यूरोप और एशिया के सीमा के आसपास एक झील बनी है, बहुत बड़ी झील है। 10 नंबर, इस झील का नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, इस झील को कहते हैं कैस्पियन सागर। ठीक, ये अब उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया। अब आते हैं बेटा अफ्रीका में। ठीक, ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है, ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है, जिसको हम अंध महाद्वीप कहते हैं। तो ये तो 11 नंबर की जो नदी है यहाँ पर, ये नाइजर नदी है। ठीक, ये जो 12 नंबर का नदी है जो भूमध्य सागर की ओर जा रहा है, इसको नील नदी कहते हैं। तो नाइजर, नील। ये जो 13 नंबर की नदी है, इस झील को कहते हैं विक्टोरिया झील। तो 14 नंबर का जो चिन्ह है, ये नदी है बेटा, इस नदी का नाम है कांगो नदी। जो 15 नंबर का नदी है, इस नदी का नाम है ऑरेंज नदी। तो अफ्रीका में मुख्यतः हमको 5 चीज पढ़ना है, नाइजर, नील, विक्टोरिया झील, कांगो नदी और ऑरेंज नदी। और ये जो 16 दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है। इन दोनों महाद्वीप के बीच एक और सागर छोटा सा है, इसको कहते हैं लाल सागर। ऊपर में काला सागर है, नीचे में लाल सागर है। ये हो गया बेटा आपका 16 नंबर। अब आते हैं हम एशिया महाद्वीप में। ये 17 हमारी, ठीक है, राष्ट्रीय नदी गंगा, 17 नंबर गंगा है। ये आपका गंगा नदी है। 18 ब्रह्मपुत्र है, 19 वांगो नदी है। ये जो 20 देख रहे हैं चीन के बगल में, इसको कहते हैं पूर्वी चीन सागर। और नीचे की ओर आएंगे, ठीक, ये है 21 नंबर का दक्षिण चीन सागर। ठीक, एशिया खत्म हो गया बेटा। फिर से ये गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, वांगो है, पूर्वी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, एशिया खत्म। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये ठीक है, ये डार्लिंग नदी है। और जो 23वां नंबर है जो हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में है, ये कोरल सागर है। तो लगभग हमको इसमें 23 तो पढ़ना है। ठीक है, इतना हमको जानना है, 7वीं के अनुसार से इतने नदियां हैं, इतने झील हैं। पुनः देखते हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेप, सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, मिसिसिपी, कैरिबियन सागर, अमेजन नदी, भूमध्य सागर, काला सागर, डेन्यूब, ये नाइजर, ये नील, ये विक्टोरिया झील, ये कांगो नदी, ये ऑरेंज नदी। ठीक है, उसके बाद ये लाल सागर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वांगो, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ये आपका डार्लिंग नदी और ये आपका कोरल सी। ये प्रमुख झील और नदियां हैं, इसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। आप नक्शे में देखेंगे, सबके स्थान से आप परिचित हो जाइए। आइए अब एक जल के बारे में एक और गुण पढ़ते हैं, लवणता। ठीक है, सेलिनिटी, लवणता क्या होती है। चलिए, एक बाल्टी कहें या गिलास कहें, हम इसमें जल की मात्रा लेते हैं 1000 ग्राम जल। कितना लेते हैं? 1000 ग्राम जल। तो 1000 ग्राम जल में उपस्थित जो नमक की मात्रा है, क्या 1000 ग्राम में जल में उपस्थित नमक की मात्रा कहलाती है लवणता, सैलिनिटी। ठीक, कितना जल लिए? 1000 ग्राम जल। तो 1000 ग्राम जल में
नमक की कितनी मात्रा है, ये आपका कहलाता है बेटा लवणता। तो हमको ये जानना है जो महासागर हैं, विश्व में महासागर हैं, उनकी लवणता कितनी है। तो महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। मतलब महासागर के हर 1000 ग्राम में कितनी नमक की मात्रा कितनी है, 35 है। और ठीक 1000 ग्राम में उपस्थित नमक की मात्रा क्या कहलाती है, उसकी लवणता कहलाती है। महासागरों की औसत लवणता कितनी है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आइए अब आइए पढ़ते हैं हम जल का वितरण। तो पृथ्वी को तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को क्या ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी नीला दिखाई देती है जल के कारण। पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है और केवल 1/4 भाग में थल है। कहने का अर्थ है 4 भाग में 3 भाग जल और 1 भाग जमीन। लेकिन इसके बावजूद कई जो देश हैं वो पीने की पानी की समस्या है वहां। अजरज की बात है, इतना पानी है लेकिन फिर भी हम पीने की कमी से क्यों जूझ रहे हैं, पीने की पानी की कमी से क्यों जूझ रहे हैं, इसका ये निदान जानते हैं बेटा। तो जल का वितरण, ठीक, तो सबसे ज्यादा जल का प्रतिशत, जो जल का एरिया है, जो जल फैला है, वो सबसे ज्यादा उसका प्रतिशत महासागरीय भाग में है। 100% में 97.3% हिस्सा पानी, जल केवल कहाँ है, 5 महासागर में। 97.3% पानी। यदि पूरे विश्व में हम पानी की प्रतिशत को 100 मान लें तो 97.3% पानी केवल और केवल महासागर में है। और महासागर का पानी क्या होता है, नमकीन होता है, लवण युक्त होता है, साल्ट वाला होता है। आप पढ़ चुके हो बेटा। कितना बच गया है जी, 100 में 97.3 गया तो कितना बच गया, 2.7%। अब आता है बर्फ छत्रक, इसका हिस्सा है 2%। बर्फ छत्रक कहने का अर्थ है बर्फ का वह भाग जो 12 महीना जमीन के ऊपर रहता है, उसे हम कहते हैं बर्फ छत्रक। ठीक, उच्च अक्षांशों में, ठंडे प्रदेशों में। तो यहाँ का पानी हम ऐसे भी नहीं पी सकते, तो इसका हिस्सा है 2%। सबसे ज्यादा जल महासागर में है, फिर बर्फ का हिस्सा 2% है। अब लगभग 97 कितना हो गया बेटा, 99.3 हो गया, 0.7% बचता है। उसमें क्या क्या है, भूमिगत जल जिसका हम जल के लिए उपयोग करते हैं पीने के लिए, झीलों का अलवण जल है, स्थलीय समुद्र का जल जिसमें नमकीन झीलें हैं, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें हैं जैसे कैस्पियन सागर हो गया। ठीक, उसके बाद वायुमंडल में उपस्थित जल, और सबसे कम किसमें रहता है बेटा, जीवनदायी नदियों में। तो आप समझ सकते हैं यह है जल के वितरण का क्रम। सबसे ज्यादा महासागर, बर्फ छत्रक, भूमिगत जल, झीलों का अलवण जल, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, वायुमंडल, और सबसे कम किसका प्रतिशत है, नदियों का, जिससे हम पानी प्राप्त करते हैं जीने के लिए, जीवन के लिए। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए इतना पानी होने के बावजूद, 3/4 पानी होने के बावजूद हम पीने की पानी की समस्या का, ठीक है, सामना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए अब आइए पढ़ते हैं महासागरीय परिसंचरण। महासागर में होने वाली जल की गति, किस प्रकार की जल की गति होती है, जल का बहाव किस प्रकार होता है, लहरें कैसे आते हैं, तरंगे कैसी आती है, ज्वार भाटा कैसे आती है, इन सबको मिला के क्या कहते हैं, महासागरीय परिसंचरण। आप में से कई ने पुरी गए होंगे या समुद्र किनारे गए होंगे तो देखे होंगे बेटा। ठीक है, लहर आती है, एक बार लहर आती है तट के किनारे तक, फिर वापस जाती है, फिर लहर आती है, फिर वापस जाती है। ये समुद्र में 24 घंटा इस प्रकार से लहर का आना और लहर का जाना। समुद्र किनारे आप जाएंगे तो पक्षियों की चहचहाट, वहां के वायु में घुले हुए नमक का सुगंध हमको बहुत आकर्षित करता है।
और जब हम उसमें चलते हैं बीच में या पुलिन में चलते हैं तो हमको एक जादुई अनुभूति होती है। तो महासागरों का जो जल है, ठीक, तालाब देखिए, तालाब का पानी स्थिर है, झील का पानी स्थिर है। जब हम तालाब में नहाते हैं, तालाब में हम कूदते हैं, तो जितना हमारा वजन है उसके हिसाब से तालाब पानी हटाता है। तो देखे होंगे एक लहर टाइप का पानी चलता है। तो ऐसा लहर समुद्र में हमेशा गति करते रहता है। महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है, महासागरों का पानी हमेशा गति करते रहता है, यह कभी शांत नहीं होता। तो इसलिए महासागर की जो गति है बेटा, उसको हम 3 भाग में बांटते हैं। किसमें? तरंगों, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। महासागर के जल हमेशा गति करता है। इस आधार पे जो महासागर की गति है उसको हम 3 प्रकार में बांटते हैं, तरंगों में, ज्वार भाटा में और धाराएं में। आइए अब प्रत्येक की हम विशेषता पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम तरंग के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तरंग, ठीक है। तो जब भी आप समुद्र तट पर जाएं, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो समुद्र में आप गेंद को फेंकेंगे, ठीक है, समुद्र में गेंद को फेंक को देखेंगे, वो जो गेंद जल में गिरती है वो पुनः, ठीक है, तरंग के साथ, लहर के साथ कहा जाती है बेटा, तट में आ जाती है। तो जब ये किस कारण से होती है, जब लहर का आना और जाना, एक लहर जब हम उसको समुद्र में फेंकते हैं तो लौटती लहर के साथ जाती है, और जब वहां से पुनः एक लहर आती है उसके साथ गेंद वापस आ जाती है। तो महासागरीय सतह पर जब जल लगातार उड़ता और गिरते रहता है, इन्हें हम कहते हैं बेटा तरंग कहते हैं। महासागर के सतह का जल लगातार उठते रहना और गिरते रहना, ये जो क्रिया है ये कहलाती है बेटा आपका तरंग कहलाती है। और तरंग, ठीक है, समुद्री सतह पर पवन बहते हैं, इसका प्रमुख कारण है पवन या वायु की गति जितनी तेज होगी लहर उतना ऊंचा उठेगा, और उसकी गति जितनी कम होगी लहर नीचे स्तर का होगा। तो तरंग क्या है, महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना एवं नीचे गिरना कहलाता है बेटा आपका तरंग। इसका प्रमुख कारण हवा गति, पवन की गति। पवन की गति जितनी तेज होगी लहर उतना ऊंचा उठेगा, ठीक है। तो पहला हो गया बेटा आपका तरंग, ठीक। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इसका कारण अत्यधिक विनाश होता है। आप न्यूज में सुनते होंगे, समाचार में, उड़ीसा में तूफान आने वाली है, ठीक है, बचाव दल की टीमें वहां पहुंच जाती है। आजकल हमारे पास ऐसे सिस्टम है जो हमें पहले से पता चल जाता है कि घातक तूफान आने वाली है। तूफान में क्या होता है, हवा की गति इतनी प्रचंड होती है कि अपने साथ तट की ओर विशाल जल की राशि को ले आती है बेटा, और तट के पास विनाशकारी हाहाकार मचा देती है। तो तरंग का प्रबल होने का प्रमुख कारण है हवा की गति। कभी कभी समुद्र के अंदर भूकंप आ जाती है, ज्वालामुखी आ जाती है, या भूस्खलन होता है बेटा, उस कारण से भी समुद्र की जो तरंगे हैं तट की ओर पहुंचकर, ठीक है, विनाशकारी भूमिका निभाती है। इसको कहते हैं बेटा सुनामी। जब 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है, हिंद महासागर में सुनामी आया था, बहुत ही प्रचंड, ठीक, इससे 15 मीटर तक की ऊंचाई तक ज्वारीय तरंगे उड़ जाती है, यह आपका कहलाता है बेटा सुनामी, ठीक। तो ये हो गया तरंगे। अब हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा। अभी तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। मतलब समझ जाइए, इनकी गति होती है 1 घंटा में 700 किलोमीटर। मतलब 1 घंटा में 700 किलोमीटर का एरिया ये लोग कवर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी तेज गति कितने की होती होगी। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है ये पूरी तरह से डूब गया था। तो तरंगे क्या होती है? तरंगे महासागरीय सतह पर पवन के कारण जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ये कहलाती है तरंगे। पवन जितनी तेज बहती है तरंगे उतनी ही क्या होती है बेटा? बड़े होती है। अब आइए हम पढ़ते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अब ज्वार भाटा। सामान्य में नियम में क्या होता है बेटा? जो पानी है, आप जब भी पुरी जाएंगे या समुद्र के कहीं भी जाएंगे बीच में, तो देखे होंगे समुद्र का पानी तट तक जाता है, फिर तट से पुनः वापस आ जाती है। ये सामान्य नियम है। अब क्या होता है, जब कभी कभी जल ठीक दिन में 2 बार सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है, तब उसे हम कहते हैं ज्वार कहते हैं। यह दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ये सामान्य देख रहे हैं आप, पानी जा रही है, फिर पानी आ रही है। अब क्या होता है, दिन में 2 बार समुद्र का जल सर्वाधिक ऊंचाई तक ऊपर उड़ जाती है और तट के बड़े हिस्से को ये पानी पूरा क्या करती है बेटा? डुबो देती है। तो इसको कहते हैं हम ज्वार कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर समुद्र का जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। नोट करेंगे, जब दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर महासागर का जल उसके तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, जलमग्न कर देता है, उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब जल वापस आकर ठीक है बहुत दूर तक, ठीक है, जो तट है उसकी न्यूनता किस तरह आती है, तट से बहुत पीछे चला जाता है, ये उसका कहलाता है भाटा। भाटा मतलब पीछे आना, तट से बहुत पीछे आ जाना, और ज्वार मतलब सर्वाधिक ऊंचाई तक जाकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देना, ये कहलाता है ज्वार। सर्वाधिक ऊंचाई तक ऊंचा उठना ज्वार कहलाता है बेटा। और निम्न स्थिति तट से बहुत अंदर की ओर चले जाना, ये आपका कहलाता है भाटा। तो ज्वार और भाटा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और नीचे गिरना, ये कहलाता है बच्चों ज्वार और भाटा। ठीक है जी, ये आपका कहलाता है ज्वार और भाटा। अब आइए देखते हैं ज्वार और भाटा आने का प्रमुख कारण क्या क्या है।